गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे खंड अवकलज की व्याख्या, द एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्शियल डेरिवेशन। एक्चुअल में जब हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो मेनली कोई एक फंक्शन लिखा रहता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। यहाँ पर ये आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन चूंकि हम अर्थशास्त्र में इसको पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में, क्वांटिटेटिव मेथड्स में, तो मेनली हमको पता रहना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि हर एक वैल्यू, मतलब जैसे जो कीमत है वह किस पर निर्भर करती है, हमारी मांग पे। उत्पादन किस पर निर्भर करता है, श्रम पे, पूंजी पे आदि। तो हमें पता चलता है कि मैथ में तो एक डेरिवेशन, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो हमें डिपेंडेंसी देखनी पड़ती है, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, कितने डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन हम समझते हैं फंक्शन के रूप में, जैसे u बराबर, ये एक फंक्शन है u, जिसको हम मानते हैं f x1, x2। दो फंक्शन, मतलब एक फंक्शन लिया, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, जहाँ पे u आपको क्या दिख रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, और x1 और x2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों हैं? इसका कारण है कि इनमें अगर चेंजेस होता है x1 और x2 में, तो इसका सीधा इफेक्ट u पर पड़ेगा। ठीक, और x1 का भी इफेक्ट x2 पे पड़ेगा, लेकिन जब हम डेरिवेशन करते हैं खंड अवकलज में, मतलब पार्शियल डेरिवेशन में, तो हम क्या ध्यान रखते हैं कि किसी पर्टिकुलर एक के सापेक्ष या वन ए पहले के रिस्पेक्ट में हम दूसरे का डेरिवेशन निकालते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक फार्मूला है जो मुख्यतः पार्शियल डेरिवेशन के एक्सप्लेनेशन में यूज़ होता है, जिसको हमने मार्जिनल के रूप में शो किया है। पहले तो हम इस फार्मूले को लिख लेते हैं। अगर u बराबर f x1, x2 है, तो इसमें किए गए परिवर्तन, परिवर्तन, ये परिवर्तन का साइन है। ठीक है, ट्रायंगल शेप होता है, इसका मेनली शो किया जाता है कि चेंजेस, जैसे आप डेल्टा x लिखा है तो आप समझ सकते हैं x2 माइनस x1 जो चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा u बटे डेल्टा x1 इज इक्वल टू f x1 प्लस डेल्टा x1 x2 की पावर 0 माइनस f x1, x2 की पावर 0 अपॉन x1। अगर हम x1 के सापेक्ष
ऊपर के फलन को डेरिवेट करते हैं, डेरिवेशन करते हैं, तो हमारा जो वैल्यू प्राप्त होती है वो डेल्टा यू बटे डेल्टा x1 इज इक्वल टू एफ x1 प्लस डेल्टा x1 मतलब जो परिवर्तन होगा कॉमा x2 की पावर 0 माइनस एफ x1 कॉमा x2 की पावर 0 बटे डेल्टा x1। सेम वे रहेगा। अभी हम x2 के सापेक्ष अगर निकालते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। x1 की पावर 0 अब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम x2 के सापेक्ष निकाल रहे हैं। अभी हम इसका एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ठीक है। x2 प्लस डेल्टा x2 माइनस एफ x1 की पावर 0 कॉमा x2 बाय डेल्टा x2, दैट विल बी ओके, ठीक है। ये फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे जब हम u बराबर एफ x1 x2 के रूप में फंक्शन ले रहे हैं। तो डेल्टा u बटे डेल्टा x1 की वैल्यू क्या होगी, वो x1 के सापेक्ष हम जब चल रहे हैं तो हमारे फंक्शंस इस प्रकार से क्रिएट होंगे, ये डेरिवेशन आएगा। और x2 के सापेक्ष जब हम परिवर्तन करते हैं तो हमारा चेंजेस ये आते हैं। यहाँ मेनली जो डेल्टा का साइन है इसको आप du बाई dx2 भी देख सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको डेल्टा के रूप में इसमें होने वाले चेंजेस के बारे में समझते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल इसका हम सॉल्व करते हैं। एक ये हमारा एग्जांपल है कि एक फंक्शन दे रखा है x1 और x2, ठीक है, इज इक्वल टू x1 क्यूब प्लस 2x1 स्क्वायर x2 प्लस 3x1 x2 प्लस 4x2 का होल स्क्वायर x2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसमें एफ x1 ज्ञात करना चाहते हैं, हमको क्या पता करना है कि x1 के सापेक्ष अगर हमें डेरिवेशन करना है तो इसको हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं f1, ठीक है। तो f1 जब हम लिखते हैं तो हमारा जो x2 है वो कांस्टेंट के जैसा बिहेव करेगा, ठीक। तो x1 का जब हम डेरिवेशन निकालेंगे तो d बाई डी x1 क्यूब प्लस 2x2 d बाई डी x1 स्क्वायर प्लस 3x2 d बाई डी x1 प्लस 4d बाई डी x1 x2 स्क्वायर, ठीक है। जब हमारा x2 यहाँ पर कांस्टेंट के समान है, नियत रहेगा, क्योंकि जब एक की वैल्यू बदलती है तो दूसरे पे उसका इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली पड़ता है। तो हम समझ सकते हैं कि x1 का इफ़ेक्ट तो डायरेक्टली f1 पे पड़ेगा, लेकिन x2 भी इस प्रकार से नियत रह करके भी उसमें भी परिवर्तन आएंगे, उसकी भी वैल्यू बदलेगी, ठीक है। तो हम f1 जब ज्ञात करते हैं तो ये हमारा आता है 3x1 स्क्वायर प्लस 2x2 इंटू 2x1 प्लस 3x2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू कॉन्स्टेंट है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो f1 की वैल्यू फाइनली आएगी 3x1 स्क्वायर प्लस 4x1 x2 प्लस 3x2, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम
x2 के सापेक्ष अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमारा फंक्शन जनरेट होगा f2। सेम प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे, डी बाय डी एक्स टू x1 क्यूब प्लस 2x1 स्क्वायर डी बाय डी x2 x2 प्लस 3x1 डी बाय x2 प्लस 4 डी बाय डी x2 x2 का स्क्वायर। ठीक है, पहली हमारी f1 की इक्वेशन आ चुकी है, पहली वैल्यू हमने निकाल ली। खंड अवकलज या पार्शियल डेरिवेशन में पहली वैल्यू हमने f1 निकाली जो x1 के रिस्पेक्ट में थी। दूसरी वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं f2, ये x2 के रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी रहेगा कि f2 इज इक्वल टू, अब हमारा x1 क्या था, कांस्टेंट था। ठीक, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2x1 स्क्वायर, x2 का आप जानते ही हैं 1 होगा, 3x1 इंटू 1 प्लस 8x2। तो f2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 8x2। ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक मुख्य है उपयोगिता जो आपको समझना पड़ेगा। कभी कभी आ जाता है कि हायर डेरिवेशन बताइए, मतलब ये तो पार्शियल डेरिवेशन हो गया, वन टाइम हमने निकाला। ठीक है, हायर डेरिवेशन किस प्रकार से होता है उसको हम अगले वीडियो में शेयर करेंगे। और किसी भी फॉर्मूले को, जो इससे पहले वाला फार्मूला था, उसको मार्जिनल बेस में किस प्रकार, मार्जिनल रूप में किस प्रकार से देखना है, किस प्रकार से उसको याद रखना है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ। ये एग्ज़ाम्पल है, एक आध एग्ज़ाम्पल अगर आपको आता हो, अगर आपके पास हो तो प्लीज़ इस पर शेयर करिए कमेंट में। और या अगर कुछ पूछना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो एक फार्मूला जो हमने पहले लिखा था, डेल्टा u बाय डेल्टा x1 इज इक्वल टू, अगर हम इसको लिमिट के रूप में देखें फंक्शनिंग, कि हमारा डेल्टा x1 जो है 0 की ओर जा रहा, सीमांत मान के रूप में अगर हम इसको चेक करना चाहें, तो हमारा डेल्टा u बाई डेल्टा x1 इज इक्वल टू लिमिट। लिमिट के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो बनाएंगे तो आप देख लीजिएगा कि किस प्रकार से होता है, कि लिमिट डेल्टा x1 इज गोज टू 0। ओके, सेम थिंग, सेम फार्मूला यू कैन यूज हियर। यहाँ कैपिटल F है, क्योंकि अगर फंक्शन एक ही जैसा लिख देंगे तो सब एक जैसा लगने लगेगा। तो यहाँ पे कैपिटल F इज इक्वल टू डेल्टा u बाई डेल्टा x1, इसको हम f1 कर दे रहे हैं। ये लिमिट हो गई, डेल्टा x1 गोज टू 0। ठीक, सेम फार्मूला अब आपको लिख देना है जो अभी आपको बताया था मैंने, कि f x1 प्लस डेल्टा x1 कॉमा x2 की पावर 0 माइनस f x1 x2 की पावर 0 बाय डेल्टा
x1। सेम f2 की वैल्यू निकालनी है। अब डेल्टा x2 इज गोज फॉर 0, डेल्टा u बाय डेल्टा x2 इज इक्वल टू लेम डेल्टा x2 की पावर इज गोइंग टू 0 हियर, तो f x1 की पावर 0, x2 प्लस डेल्टा x2 माइनस, जब एक के सापेक्ष दूसरे की वैल्यू निकालनी होती है तो दूसरा वाला कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसी की वजह से इसकी पावर 0 की गई है। अगर आपको याद रखना है कि मतलब पहले में परिवर्तन होगा, पहले में परिवर्तन हुआ दूसरा कांस्टेंट हो गया, पहले में परिवर्तन हुआ दूसरा कांस्टेंट हो गया, उसी बेस पे दूसरे में परिवर्तन हो रहा है तो पहला कांस्टेंट होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर f x1 की पावर 0 x2 बाय डेल्टा x2। मेरे हिसाब से आपको अगर समझ में आ गया होगा, अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट में जा कर के पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।